नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एकदम हर्षोल्लास के साथ उम्मीद यही कर रहा हूँ कि सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और एकदम 2-3 महीने के भीतर सरकार मूड में है कि परीक्षा हो जाए, क्योंकि अगला चुनाव भी लगा हुआ है। ठीक है ना। आप सबको पता है कि ज़बरदस्त तरीके से यदि अब से नहीं मिला तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहेगी सरकार। ठीक है ना। तो इसीलिए हम सबको एकदम मन लगा के पढ़ना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। और आरओ बीओ दोनों की बैच आने वाले हैं और आरओ में ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ाई करिए। ठीक ना। ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है और स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए फैक्चुअल के साथ साथ आप जो है अन्य चीज़ों को भी ध्यान में नहीं रखेंगे, कारण कथन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो परीक्षाओं को पास करना इतना आसान काम नहीं है। तो आप सब और हमारे इस संस्था में मुझे पता है कि मुझे वही विद्यार्थी देखते हैं जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। और जो पढ़ते हैं, ठीक, तो एकदम से आप सब एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप सबको ढेर सारा नमन है, ये बात बिल्कुल, चूँकि आप सबके लिए बोलता हूँ और अपने हित के लिए भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि अपना हित नहीं रहता। ठीक ना। सीधे सीधे किसी चीज़ों को इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा देखिए महाबचत ऑफर, ये आपको विजयादशमी की ढेर सारी आपको जो है ऑफर दिया गया है। ये हमारे यूजीसी नेट 999 रुपये में, अभी तक आप ज़्यादा में पा रहे थे, अब 999 रुपये में। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी 249 रुपये में आपको जो है, और वीडियो के इसके अलावा आपको जो है वीडियो का भी मॉक टेस्ट आपको 249 रुपये में, पेट का भी हिंदी इंडिविजुअल इसमें भी ऑफर, महाबचत ऑफर, ये देखिए 999 रुपये में, और पेट हिंदी 200 से घट के 149। तो ये सुनहरा अवसर है, आप सब जो है कि चंद पैसों में ढेर सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं और ये 5 अक्टूबर तक रहेगा ऑफर। ठीक ना। ये आपको शानदार तरीके से अपने ऑफर को जारी रखिए। ये 5 अक्टूबर से ऑफर वैलिड फॉर 5 अक्टूबर, तो ये शानदार तरीके से आप सबके लिए चलिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको डेली यूट्यूब शेड्यूल है, जिसमें आपको 8 बजे आपको हिंदी का आपको करेंट अफेयर्स मिलता है। ये आपको इंडियन पॉलिटी 9 बजे मिलता है। 10 बजे मैं स्वयं रहता हूँ। 12 बजे की क्लास रीजनिंग सर की रहती है। आपको जो है 1 बजे ज्योग्राफी की क्लास, 3 बजे मैथ्स AK गुप्ता सर के द्वारा, साइंस आशीष सर शानदार तरीके से आप सबको पढ़ा भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। ठीक ना। और संस्कृत डॉक्टर पंकज मिश्रा, एकदम बहुत ही मतलब कि ज्ञानी पुरुष कह लीजिए, जबरदस्त तरीके से आप हिंदी और संस्कृत। और इसके बाद 8 बजे बादशाह साहब आते हैं। ठीक ना। 8 बजे बादशाह जी आते हैं और एकदम शानदार तरीके से क्लास को लीजिए और जबरदस्त तरीके से। अब यहीं पे पूछ रहा है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई। ये सब प्रश्न परीक्षाओं में आकर आपको बैकडोर पे ले आते हैं। सिर्फ वर्ष पूछता तो भी आप अंदाज से लगा सकते हैं, और वर्ष यदि आप याद कर रखेंगे तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं 14 जनवरी, यानी ऐसे रखिए मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति यानी जिस दिन नया नया चावल उवल बनता है, तो ये चावल यानी भंडार करने के लिए मकर संक्रांति के दिन ही इसकी स्थापना हुई। किसके दिन? मकर संक्रांति के दिन 1965 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, किसके दौरान? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको जो है इसके स्थापना हुई थी। ठीक ना। ये खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा FCI की स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी को तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न में, ये निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखो बेटा, आपको मानवाधिकार दिवस 10 तारीख को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 तारीख को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। तो इस तरह से पहले का तीसरा, दूसरे का आपको दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। यहाँ पे 1 2 3 भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 कर लेना। ठीक ना।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, तो ये 1 2 3 4 जो है इन्हीं का मिलान करना था। आप लोग मिलान कर लिए होंगे और सभी का जवाब शानदार रहा। भारत के कितने शहरों में आबादी 10 लाख से अधिक थे? तो ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर भारत में यानी कुल राज्यों में 53 थे। कितने? 53 ऐसे आपको शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, जिसमें उत्तर प्रदेश और केरल, यूपी प्लस केरल, यहाँ पे आपको जो है सबसे अधिक यहीं पे आपको मिले हैं राज्य और शहर, और लगभग 8 शहर जो है ये दोनों राज्यों से हैं। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे बड़े अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ है? राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या पंजाब में? तब बताएगा कि सबसे अधिक। अब यहीं पे एक बात बता देते हैं, सबसे अंतर स्थलीय लवणीय आपको जो है झील कौन सा है? तो अंतर्देशीय आपको जो है लवणीय झील, ये भी आप जान लीजिए, तो ये सांभर झील है। ठीक ना, सांभर झील। अब सांभर झील से बाकी की चीजों को हल कर सकते हैं ये राजस्थान में। ठीक ना, तो राजस्थान में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि सबसे अधिक है बेटा। ठीक, तो ये बिल्कुल भी प्रश्न गलती नहीं करिएगा और प्रश्न को शानदार तरीके से पढ़ते चलिएगा। उम्मीद यही आप सबसे करते हैं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कहीं भी किसी तरह की कोई भी गलतियां आप सबसे नहीं हो रही होंगी। तो एकदम अपनी तैयारी इसी रूप में, अनंत रूप में जारी रखिए और शानदार पढ़ाई करिए। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपको सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित राज्य, सर्वाधिक, देख लो कुछ आंकड़े, तब तक आप बताते रहो, बाकी चीजें मैं बताता हूं। सर्वाधिक आपको सिंचित क्षेत्रफल ये कहां है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक सिंचाई होती है। नहरों से भी आपको सर्वाधिक सिंचाई, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई के मामलों में भी आपको जो है यूपी है। नलकूपों से भी आपको सर्वाधिक सिंचाई जो है ये यूपी में ही की जाती है। ये और आपको जो है कि भारत में 90% सिंचाई का क्षेत्र जो है वो सतही सिंचाई के अंतर्गत आपको आता है। साथ ही साथ आप सबको बता दें एक महत्वपूर्ण बात है कि सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तब बताइएगा सर्वाधिक सिंचित फसल ना, सर्वाधिक सिंचित फसल बेटा ये आपको गन्ना है। ठीक, गन्ना। तो ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में ये याद रखिएगा। गन्ना के उत्पादन में यूपी जो है, उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है। यूपी का आपको चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक, ये यूपी SSC पेट एग्जाम शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से मॉक टेस्ट दिया गया है, एकदम जबरदस्त मॉक टेस्ट है। ठीक है ना, जरूर से आप सब पढ़िए और पढ़ेंगे तभी आप सबका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। तो इस कल्याण से बिल्कुल चूकिए नहीं। आप सब अपने अध्ययन को इसी तरह अनवरत रूप से जारी रखिए। आशा और उम्मीद यही है कि आप सब अपनी सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर होंगे और शानदार अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ठीक, तो एकदम मन लगा के पढ़िए, मन लगाइएगा तभी आगे सफलता भी मिलेगी, अन्यथा सफलता भी कोसों दूर चली जाती है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन क्षेत्रों में सबसे अधिक? तो हरित क्रांति, अब इसका पूरा डीएनए कर सकते हो और उम्मीद है कि आपको इतनी बार पढ़ाया गया है, इतनी बातें बताई गई हैं कि किसी का भी कोई भी हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल जवाब गलत नहीं होगा। ठीक ना, हरित क्रांति इसकी विश्व में शुरुआत कब हुई? विश्व में शुरुआत, ठीक ना, विश्व में शुरुआत इसके कब हुई? तब बताइएगा कि 1950 के दशक में। और इसके जनक कौन है?
तो इसके जनक बेटा नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग, ये बोरलॉग, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, बोरलॉग, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आपको जो है कि अर्थशास्त्र का आपको जो है शांति का नोबेल दिया गया है, ठीक ना, शांति का नोबेल पुरस्कार आपको जो है इन्हें प्राप्त है। ये आप याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग साहब को, ठीक। अब देखो बात आती है भारत में, तो भारत में शुरुआत कब हुई? शुरुआत तो 1960 के दशक में। कब? 1960 के दशक का मतलब है वर्ष, ठीक ना ये। और कब वर्ष कितना हुआ? तो 1966 ईस्वी में आपको जो है इसकी शुरुआत हुई। और आपको इसका जनक किसे कहते हैं? कोई बताएगा? कोई बताइए जल्दी से, कोई बताइए। इसका सर्वाधिक प्रभाव जूट और चावल पर पड़ा। एम स्वामीनाथन यार, ठीक ना, एम एस स्वामीनाथन। जवाब भी आप सबका शानदार आ रहा है, स्वामीनाथन, ये बात है। और इससे आपको प्रभावित क्षेत्र कौन से क्षेत्र पर पड़ा प्रभाव? तो बताइएगा पंजाब पर, हरियाणा पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये आप देखिएगा पश्चिमी यूपी, आपको जो है उत्तर प्रदेश, इन्हीं क्षेत्रों पर आपको सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो ये बात आप सबसे गलती नहीं होनी चाहिए, उम्मीद यही है सही रहेगा। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय में किया जाता है? देखो ये आपको दोनों मुगल काल में पद्धति आई। कब आई? तो ये सल्तनत काल में ये, और मुगल काल में ये फसलों की हिस्सेदारी से संबंधित था, ठीक ना, या कृषि कार्य की बैठक से। तो भैया ये आपको जो है अधिया और बटाई फसलों की साझेदारी से संबंधित था, ठीक ना, कि अधिया पर आपको देंगे और आपसे बटाई जो है उसमें बटाई, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये फसल की साझेदारी से संबंधित है। ये बटाई का मतलब जब देखते हैं गल्ला वल्ला आपको जब हो जाता है तो बराबर भागों में, या आपको जो है कि 1/3 भाग जो होता है वो काम करने वाले का और 25% उसका, इस तरह से आपको अलग अलग रीतियां हैं। अलग अलग रीतियों के तहत अधिया और बटाई जो है प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये बेटा कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये फैजाबाद में है, शिमला में है, शिमोगा में है या लखनऊ में है? तो शिमला में आपको जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान। तो ये बात भी आप सब याद रखिए। चलिए एकदम शानदार, उम्मीद यही है कि आपको कहीं से भी गलती नहीं होगा। आप सब इतने मैच्योर्ड और इतनी बार मैंने चीजों को पढ़ाया है कि कहीं से किसी तरह की कोई भी समस्याएं नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। जो नए हैं या जो भी पुराने हैं, सभी लोगों के लिए एक समान भाव से बताने का मेरा प्रयास रहता है कि सभी लोग जानिए, और सभी लोग, यदि सभी लोग बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा। देखिए यदि दूध से क्रीम को निकाल लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? अभी बीपीएससी में पर पूछा था, बीपीएससी 2000 आपको जो है 22, इसमें पूछा था कि मथनी जो होती है, यानी आपको वॉशिंग मशीन किस पर काम करता है या किस सिद्धांत पर काम करता है? तब बताइएगा कि अपकेंद्रीय बल पर के सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आपको काम करता है। जब यही चीजें ये आपको मथने वाली जो मथनी होती है, मथनी दूध से क्रीम निकालने वाली जो मथनी होती है, ये क्रीम निकालने वाली मथनी, ऐसे कर सकते हो, निकालने वाली मथनी
वाली मथनी भी आपको किस सिद्धांत पर काम करती है, तो भी आप बताएंगे कि अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। इसमें दूध का घनत्व जो है बढ़ जाएगा, ठीक ना। जब दूध को निकाल लिया जाता है तो दूध की डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो एकदम कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है और कॉन्सेप्चुअल आपको जवाब देने हैं, ठीक। कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों के जवाब देने में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। तो बीहड़ का निर्माण उत्तर प्रदेश में आपको दो नदियों के द्वारा किया जाता है, एक तो चंबल के द्वारा, चंबल, ठीक ना, प्लस यमुना, इन दोनों के द्वारा आपको बीहड़ों का निर्माण की जाती है। बीहड़ सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक चंबल के द्वारा, सर्वाधिक किसके द्वारा, तो चंबल द्वारा आपको जो है, चंबल द्वारा सर्वाधिक। और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, वित्त क्षेत्र, तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बेटा इटावा, उत्तर प्रदेश का इटावा जो है ये है। अब बीहड़ किसे कहते हैं ये बात होती है, ठीक ना। तो देखो भैया, जब कोई नदी आपको पठारीय क्षेत्रों से जिगजैग ऐसे करते हुए आपको कोई नदी बहती है तो होता यह है कि पठारी क्षेत्रों में, तो पठारी क्षेत्रों में पत्थरों से टकराती है और पानी जो है इस तरह जो है नलिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे पानी जो है ऐसे ऐसे पानी बहना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे हमेशा ये इसे ही बोलते हैं अवनालिका, अवनालिका। जब ये अवनालिकाएं बहती हैं तो होता यह है कि पानी जहां तहां इधर उधर फैल जाता है और ये सघन जंगल हो जाता है। क्या होता है, दोनों सिराओं पर ये जंगल हो जाता है। इसी जंगल को आपको जो है ये पूरा हरा भरा जो है, ये हरा भरा ये जंगल हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पेड़ पौधे एकदम निकल आते हैं, तो इसी भरे भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, ठीक ना, बीहड़ कहते हैं। ये याद रखिएगा। और ये आपको यमुना नदी के द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। चंबल का लुटेरा, चंबल की डाकुनी, चंबल का डाकू, ठीक ना। आप सब ददुआ उदुआ को जानते होंगे, ये सब बहुत बड़े फूलन देवी, ये सब वही चंबल से ही है, ठीक। तो ये आपको जो है कि यही बीहड़ों से, ये कहा रहते थे बीहड़ों में, बीहड़ का अर्थ है सघन जंगल, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सघन जंगल, ठीक ना, सघन, सघन वन या जंगल ये होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो रीएग्जामिनेशन टॉप 15 मॉक टेस्ट हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से आप सबको दिया गया है। आप सब उम्मीद यही करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखेंगे, क्योंकि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है बेटा, ठीक ना। ये एकदम ट्रूली बता रहा हूं। और कॉपी कलम में बार बार आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। जो भी प्रश्न आता है उसे तो छोड़ो, जो नहीं आता है उसे भी छोड़ो, जरूर से सबकी व्याख्या कर डालो, ठीक ना। कि ये नहीं कि आता है छोड़ दिए, नहीं आता है जाने दो क्या करे, ऐसे आप सबके मन में तरह तरह के भाव। आपकी उम्र में जब मैं था तो मेरे अंदर भी यही भाव आता था, अरे क्या होगा, क्या करेंगे, अरे छोड़ो जाने दो, देख लेंगे बाद में पढ़ लेंगे। देखते देखते ये उम्र हो गई, देख ही रहा हूं। ये अब ये दाम घट गया है बेटा, ये दाम आपको घट गया है, ठीक ना। 249 रुपए का हो गया है ये, एकदम ऑफर 249 रुपए में अपना जो है शानदार तरीके से इस ऑफर का लाभ उठाइए। ये दशहरा ऑफर है, ठीक ना। 249 रुपए में दशहरे ऑफर का लाभ उठाइए। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होता है। तो ये यूपी का हमेशा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, तो ये आपको गोरखपुर है, गोरखपुर। और गोरखपुर कहां है, तो हिमालय का तराई क्षेत्र, ठीक ना, हिमालय के तराई क्षेत्र में,
क्षेत्र में, ये याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा। और सबसे न्यून वर्षा यानी सबसे कम वर्षा, तो ये आपको मथुरा में होता है। मथुरा में सबसे कम वर्षा बेटा मथुरा में, और ये हिमालय का तराई इलाका जो है ये सबसे सर्वाधिक जो है इन्हीं क्षेत्रों में बारिश होती है। गोरखपुर से एक याद आया, यहाँ ये किस नदी पर है, तो राप्ती नदी पर, राप्ती नदी पर स्थित, नदी पर स्थित क्या है, गोरखपुर। और ये बाबा गोरखनाथ का धाम है। ये आपको जो है गोरखा संप्रदाय से आपको संबंधित है। बाबा गोरखनाथ यानी आपको ये भी शैव संप्रदाय का एक संप्रदाय माना जाता है, और इसके मतेंद्रनाथ इसके संस्थापक थे। गोरखपीठ के संस्थापक मतेंद्रनाथ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है। ये पटसन जिसे हम सब जूट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जूट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कहा जाता है। और जूट के उत्पादन में आपको उत्पादन में आपको जो है भारत विश्व में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, और तीसरे स्थान पर चीन बेटा आ गया है। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। ये आपको जो है कि उत्पादन में भारत में उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो ये पश्चिम बंगाल है बेटा पहले स्थान पर, ये 60% अकेले उत्पादित करता है। ठीक ना, इसके बाद आपको बिहार आएगा और फिर उड़ीसा आएगा, ये 3 राज्य हैं। ठीक, और जूट उत्पादन इसकी एक प्रमुख प्रजाति है, प्रजाति सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रजाति मेस्टा। मेस्टा जो है जूट की सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रजाति मानी जाती है। जूट उत्पादन से संबंधित क्रांति को क्या बोलते हैं, तो गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति। ये फाइबर एक तरह से तोता की तरह रटाता हूं, ठीक ना, आप सबको तोता की तरह, गोल्डन फाइबर, ये आपको उत्तर प्रदेश में कहा तो देवरिया और गोरखपुर के क्षेत्र में, यानी जहां बारिश आपको अत्यधिक होता है उन्हीं क्षेत्रों में आपको होता है। ठीक ना, तो ये एकदम से भूलिएगा नहीं, सभी बातें याद करते चलिएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से, इतना आरओ का दिसंबर में पेपर होने से पहले ये आप मानकर चलिए कि आपकी तैयारी इतनी स्टैंडर्ड करा चुका रहूंगा कि आप सबको अंदाजा भी इसका नहीं रहेगा कि देखते ही देखते मजाक मजाक में आप सब क्या से क्या हो गए। ठीक ना, तो एकदम अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। नेक्स्ट देखिए, मोहिनी अट्टनम मुख्य रूप से आपको किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से, ओडिसी उड़ीसा से, केरल से यही मोहिनी अट्टनम। ठीक ना, केरल से मोहिनी अट्टनम, कर्नाटक से देवदासी नृत्य यहां से आपको मिलेगा, तमिलनाडु से भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से। ठीक ना, यहां से आपको जो है कि कथकली भी आपको यहीं का है। इसके अलावा ये आपको कितने हुए, 1 2 3 4 कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है बेटा। आपको जो है 8 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, ये आपको जवाब देने हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक ना, चलिए देखते हैं। सॉरी यार, सर आ गए थे, कुछ पूछ रहे थे। ठीक ना, तो ये आपको जो है कि शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। ये आपको जो है कि देखो यहां से मणिपुर से, ठीक ना, मणिपुरी, असम से सात्रिया, उत्तर प्रदेश कथकली, आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, ठीक, कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी, यानी यहाँ 4 यहाँ हुए और एक ये 4 हुआ, यहीं पे बता देते हैं। केरल, केरल से आपको जो है 2 हैं, सॉरी ये देखो कथक, यहां से कथक है, यहां से कथकली, ठीक ना, कथकली, और आपको जो है कि मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम ये है, ठीक ना। अब आपको जो है कि उड़ीसा, उड़ीसा से ओडिसी, ओडिसी, ठीक, आपको जो है तमिलनाडु से भरतनाट्यम, सब हो गया है। तो इस तरह से आप 8 शास्त्रीय नृत्य को देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8वां लिख ही लो भैया, तमिलनाडु। एक के लिए क्या करना, तमिलनाडु, ये आपको कौन सा है, भरतनाट्यम, ठीक, तो ये गलती नहीं करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, अगले प्रश्न में शानदार प्रश्न। एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, ये कई बार कराया हूं, ठीक ना। ये देखो, ये मतदान की आयु है, मतदान की आयु, और इसी से समझे जाते हो कि तुम अब जवान हो गए हो, वयस्क हो गए हो। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल, इन सबके चुनाव लड़ने की आयु होती है। 25 वर्ष जो होता है ये विधानसभा और लोकसभा, लोकसभा की आयु होती है। 21 वर्ष में पंचायत के सदस्य का, और यहीं पे 30 वर्ष कर लेना यहाँ विधान परिषद, विधान परिषद प्लस आपको जो है, या कॉमा कर लो, या आपको जो है राज्यसभा। तो ये सब याद कर लो, ये सब छोटी छोटी प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं में बड़े आसान से प्रश्न भी कभी कभी हम सबको धोखा दे देता है और गलतियां हम सबसे हो जाती हैं, ठीक ना। तो उन्हीं गलतियों से बचने का एक तरीका है। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में करिए, भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर आपको कहां स्थापित किया गया था, कब किया गया था, ये सारी बातें भी आप सबको जाननी चाहिए, और नहीं जानते हैं तो ये गड़बड़ है, ठीक। तो ये जानिए। और भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर आपको कौन सा है, तब बताएगा अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला ये है, और ये कहा है तो ट्राम्बे में, ट्राम्बे में ये आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा आपको प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर के स्थापना भारत में की गई थी 4 अगस्त 1956 ईस्वी को, ठीक ना। 4 अगस्त 1956, ये याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान, योजना के दौरान, क्योंकि आपको जो है इसरो, ISRO, ये आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक ना। ये सब बातें आप याद रखिए, नहीं याद रखेंगे धोखा खा जाएंगे। परीक्षाएं आपसे तो यही गलतियां कराने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आप गलती करिए और मैं मौके पे चौका मारूंगा। और आप यदि उनसे चाहते हैं कि आप मौके पे चौका मार लीजिए, तो आप अपनी तैयारी इतना स्टैंडर्ड रखिए कि सामने वाला दंग रह जाए, ठीक ना। अब हिंदी नितिन सर के साथ शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। कहीं भी किसी तरह की भी कोई भी त्रुटि हो तो आप जरूर से संपर्क करिए नितिन सर से, और अपनी समस्या का समाधान हिंदी से संबंधित चीजें कर सकते हैं। ये तो बैच है, बैच की बात तो छोड़ दीजिए, ला अद्भुत, बाकी के और भी कहीं दिक्कतें आती हैं तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये आपको जो है कि इसे ICC बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसकी स्थापना जो है मुख्यालय द हेग, ये कहाँ है, तो ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड के द हेग में है।
इसमें सर्वाधिक जो है न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? सर्वाधिक न्यायाधीश ये कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे 15 न्यायाधीश होते हैं। भारत के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मुख्य न्यायाधीश प्रथम भारतीय तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह यही आपको बने थे, ठीक ना। वर्तमान में दलवीर भंडारे आपको हैं। तो ये आप याद रखिएगा 193 देश, 193 देश इसके सदस्य हैं, ये भी आप याद रखें, ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है ये है। नेक्स्ट देखिए, बाइनरी अंक में डेसिमल में निकालने का पद्धति तो एकदम आसानी से निकाल लीजिएगा। इसको ऐसे कर लीजिए और 2 से भागा दीजिए। 2 दूनी 4, यहाँ कितना आएगा? यहाँ आप देखो 2 दूनी 4 यानी 2 चौका 8, 8 आया, ठीक ना। कितना आया? 2 चौका 8 आया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? तो 0 कर दोगे। फिर अब 2 से 2 चौका 8 यानी फिर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो फिर 2 से 2, फिर आपको क्या आया? तो 2 चौका 8 फिर 0, फिर 2 से 2, ठीक ना। 2 एक कम 2, 0 यानी ये ऐसे उल्टा लिख लो 1 0 0 0 0, ये इसका बाइनरी अंक हुआ। तो लगभग आपको दूसरा वाला जो है ये आपको आंसर संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। ये याद रखिएगा, 2 बिल्कुल शानदार सा हुआ, ठीक ना। 2 आपका बाइनरी अंक होगा। इसका निकालने का सामान्य सा अंक है कि 2 से भाग दे देंगे जो सबसे छोटी संख्या है, और इससे भाग देते जाएंगे, एक तरफ जहां जहां कटता जाएगा 0 लिखते जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नारियल के रेशे के किस भाग में मिलते हैं? तो नारियल के रेशे जो है ये आपको किस भाग में? अच्छा चलो ठीक ना, नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? भाग खाते हैं हम लोग, कौन सा भाग खाते हैं? कोई बताएगा? आप में से देखें कौन कौन से लोग बता सकते हैं कि कौन सा भाग हम सब खाते हैं। इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रश्न में आपको जो है जटाजुट कहाँ होता है? तो बाह्य फल भित्ति में होता है। लेकिन खाने वाला भाग कौन सा है? तो बीज और भ्रूणपोष है, ठीक ना। बीज प्लस भ्रूणपोष ये हम लोग खाने वाला भाग है। वैसे नारियल जो है कि सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो केरल में सर्वाधिक उत्पादन केरल में लगभग आपको 45%, और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक विश्व में है। प्रति हेक्टेयर नहीं है, प्रति हेक्टेयर के मामले में शायद मैक्सिको है, ठीक ना। लेकिन आपको उत्पादन में पहले नंबर पे इंडोनेशिया है, ठीक। चलिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? तो गायत्री मंत्र इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार, तो इसके रचनाकार बेटा विश्वामित्र है, ठीक ना। विश्वामित्र के द्वारा यह रचा गया। ये किस देवता को समर्पित है? तो समर्पित है सविता अर्थात सूर्य देवता को, सविता अर्थात सूर्य देवता को, ठीक ना। सूर्य देवता को यह समर्पित है। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल, ठीक ना, 3रे मंडल में आपको जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो इस तरह से ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर बेटा ये खजुराहो में है, ठीक ना। खजुराहो कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। छतरपुर में आपको कंदरिया महादेव मंदिर है। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण ये धंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? धंग द्वारा। कहीं कहीं आजकल आपको जो है विद्याधर धंग प्लस विद्याधर द्वारा
आपको इसका कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। खजुराहो ये आपको चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक ना, ये चंदेलों की राजधानी, ये जो थे ये धंग विद्याधर, ये चंदेल वंशीय राजा है, ठीक ना, चंदेल वंशीय राजा माने जाते हैं। और चंदेल वंशीय राजा ये इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो उत्पत्ति जोजाक भुक्ति, ठीक ना, जोजाक भुक्ति, भुक्ति में इनकी उत्पत्ति है। जोजाक भुक्ति को वर्तमान बुंदेलखंड कहते हैं, वर्तमान बुंदेलखंड, ठीक ना, बुंदेलखंड के रूप में इसे जाना जाता है, यही आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, शानदार तरीके से आपको मिलेगा और उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, तीनों साइंस, आपको नितिन सर के वही नोट्स जो उन्होंने यूट्यूब पे हूबहू आपको पढ़ाए हैं, ठीक। तो एकदम से इस कोर्स को लेना, परचेज करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शानदार तरीके से जारी रखिएगा। एलोरा के रामेश्वरम गुहा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो ये एलोरा का रामेश्वरम मंदिर ये चालुक्यों के द्वारा, कुषाणों द्वारा, कुषाण से तो कोई लेना देना नहीं, शुंग से कोई लेना देना नहीं। अब सातवाहन और ये, तो सातवाहनों ने भी नहीं कराया, चालुक्यों के द्वारा एलोरा के रामेश्वर मंदिर का निर्माण आपको जो है कराया गया है, ठीक ना। तो एकदम से शानदार तरीके से इसे रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं, ठीक। तो ये सब याद रखिए, ये आपको किसके द्वारा, चालुक्यों के द्वारा आपको जो है इसका निर्माण कराया गया था, ठीक। चलिए एकदम नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के निम्न में से किस दौर में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में या गुप्त काल में, ठीक ना। देख बेटा, ये ऑप्शन के अनुसार, ठीक ना, ऑप्शन के अनुसार जो है ये बुद्ध युग में विशिष्ट आपको जो है स्थान रखते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध जो थे, बुद्ध ये किस जाति से थे, तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय शाक्य कुल के थे, ठीक ना। ये बात आप याद रखिए, ये यहाँ से क्षत्रिय आपको उस समय, वैसे राजपूतों की उत्पत्ति जो है कि बाद में आपको राजपूत काल 8वीं शताब्दी का युग या पूर्ववर्ती मध्य युग जो है ये आपको जो है कि राजपूत काल के नाम से ही हम जानते हैं, ठीक ना। तो ये लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार क्षत्रिय युग जो है वो महात्मा बुद्ध से। धातु के बने सिक्के प्रकट हुए, तो सर्वप्रथम धातु के बने सिक्के आपको जो है बुद्ध के काल में प्रकट हुए, ठीक ना, बुद्ध के काल में। इसके पहले आहत सिक्के, सर्वप्रथम कौन से सिक्के थे, तो सर्वप्रथम आहत सिक्के, ठीक ना, आहत सिक्के आपको प्राप्त हुए, सिक्के मिले। इसके बाद आपको जो है इन्हें ही पंचमार्क सिक्का कहा गया, यानी आप पंचमार्क का मतलब था ठेप्पा लगाने वाला विधि, ठीक ना, ठेप्पा लगा दिया जाता था, तो ये पंचमार्क। लेकिन आपको जो है कि धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम बुद्ध के काल में प्रचलित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के काल में आपको जो है किसके सिक्के थे, स्लेट के सिक्के, स्लेट, ठीक ना, स्लेट के सिक्के आपको। उत्तर वैदिक काल में सोने के शतमान सिक्के आपको प्रचलित थे, सोने के शतमान सिक्के आपको जो थे, या सेल खड़े, इसे क्या कहते थे, सेल खड़े, ठीक ना, सेल खड़े की मुहरे, ये सब मिलते थे, ठीक। तो ये इस प्रश्न में आप जो है याद रखे रहिएगा, महात्मा बुद्ध करिएगा, दूसरा कुछ भी नहीं करिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ के स्थापना जो है किया गया, कहाँ, सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या गया में। ये भिक्षुणी ये किसके कहने पर, तो आनंद के कहने पर,
आनंद के कहने पर स्थापित किया, ठीक ना, स्थापित किया महात्मा बुद्ध द्वारा ये। और प्रथम भिक्षुणी जो है संघ में प्रवेश करने वाले, संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षुणियां, भिक्षुणी क्रमशः, मैं सब क्रमशः तीनों को लिख देता हूं, चारों को। पहले प्रजापति गौतमी, गौतमी, इसके बाद आपको जो है नंदा, फिर ये गौतमी की पुत्री थी, ठीक ना, बुद्ध की बहन, फिर पत्नी यशोधरा, बुद्ध की पत्नी, और फिर आम्रपाली, ये गणिका आम्रपाली है। ये सब आपको जो है कपिल वस्तु में, नहीं वैशाली में, कहां पे, वैशाली में, ये सब के सब आपको जो है भिक्षुणी संघ में आपको शामिल हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, वैशाली में, ठीक ना, वैशाली। ये आम्रपाली वैशाली की ही थी, कहां की थी, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी, उसमें गणिकाओं को नगर वधु कहा जाता था। देखिए कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहां आयोजित हुआ, तो ये कुंडल वन में आयोजित हुआ, ठीक ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष, सॉरी वसुमित्र, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष। जैन बौद्ध धर्म का प्रथम द्वितीय विभाजन, द्वितीय विभाजन, महायान और दूसरा हीनयान। ये बात है, आप याद रखिए, ये आपको जो है महत्वपूर्ण है। ये लगभग कितने में हुआ था, तो आपको जो है कि प्रथम शताब्दी या 78 एडी में आपको जो है ये आयोजित किया गया था। प्रतिवर्ष बांस दिवस कब मनाया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है बांस से संबंधित क्रांति भी पूछता है, ठीक ना। ये आपको जो है कि गोल्डन ग्रीन क्रांति, ये बांस से संबंधित क्रांति गोल्डन ग्रीन क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ये आप याद रखिएगा, इसी से संबंधित है। और विश्व बांस दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बांस संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2005 में एट वर्ग पर्व में स्थापना किसके, विश्व बांस संगठन, ऐसे संगठन 2005 में, और एंड एंट वर्ग में आपको जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेले डे ला लीजन डे ऑनर, यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम रूप में किसे चुना गया है, तो बता दीजिएगा कि डॉक्टर स्वाति पीरामल को, पीरामल की मालकिन है डॉक्टर स्वाति पीरामल, और ये आपको इन्हें है फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तब आप क्या जवाब देंगे? विदित गुजारे, अभिमन्यु मिश्रा, प्रणव आनंद, अभिजीत गुप्ता। तब आप बताइएगा कि ये आपको जो है प्रणव आनंद जो है यही आपको 76वें भारत के ग्रैंड मास्टर के रूप में बने हैं, ठीक ना। तो ये सब करंट के प्रश्न है और आप इसे वन लाइनर के रूप में भी याद रखिए और जो है अलग तरीके से। लुस्सा बुखार जिसे पैदा करने वाला वायरस, यानी ऐसे भी पूछ सकता है लुस्सा बुखार किसके कारण होता है? तो वायरस जनित रोग है लुस्सा बुखार। कैसा जनित? तो वायरस जनित, ठीक ना। ये जनित कैसा है? तो वायरस जनित बुखार है। और ये आपको कहां से बुखार देखा गया? तो नाइजीरिया में पहली बार यह बुखार देखा गया। कहां पे? नाइजीरिया में यह बुखार आपको देखा गया, वायरस जनित बुखार है। नेक्स्ट देखिए, पुंगलबसोल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? ये पुंगलबसोल त्योहार जो है ये किस राज्य से है? तब बता दीजिएगा कि यह सिक्किम राज्य से। कहां से? सिक्किम राज्य से आपको है पुंगलबसोल त्योहार। तो इस तरह आप सबकी शानदार श्रृंखला समाप्त हुए। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जाते जाते आपको 5 क्वेश्चन करंट का बताता हूं कि करंट भी आप इसी बहाने अपडेट रहिए, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत। उन्हीं प्रश्नों को लेने का प्रयास करता हूं जिसकी अति संभावनाएं रहती हैं, ठीक ना, कि परीक्षा में आपको अति आने की संभावना रहे। तो इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं।